Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub, and from today onwards, we will be starting our lecture series on साइंस एंड टेक, बिगनिंग विद द टॉपिक एनर्जी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हमने क्या किया था, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दैट वर इन न्यूज़, उसके लिए 5-6 हमने ऑलरेडी सीरीज करके कंप्लीट करने की कोशिश की है उसमें, और 2-3 महीने के तो मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, दैट कैन बी कवर्ड इन टू द ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म। और साइंस एंड टेक के सेक्शन में कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक से आते हैं जो कि करंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आपके 5 to 6 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर ये साइंस एंड टेक से आ रहे हैं, वैसे कभी कभी क्या होता है ये नंबर 20 तक गया है, ठीक है, प्री में मैं बता रहा हूँ, मतलब रिलेटेबल होते हैं। तो अगर आप 10 मान के चलिए, तो इसमें से 5 से 6 जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक पे होंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक के बेसिक पे। जो आपके जो मैंने पहला इंट्रोडक्शन क्लास लिया था उसमें बताया भी था कि अराउंड 12 to 13 टॉपिक्स हैं जो साइंस एंड टेक में अम्ब्रेला टर्म में आते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी आएगा, डिफेंस आएगा, आपका रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आता है। तो उसी में एक टॉपिक आपका एनर्जी, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक क्लब कर दिया गया, क्योंकि साइंस के लिए कोई स्टैंडर्ड चैप्टर्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक भी नहीं आती इसके लिए, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो हमने डायनामिक पार्ट तो काफ़ी देख लिया है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वन लाइनर भी हो सकते हैं, आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, 1 2 3 वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक का भी पता होना जरूरी है, वरना पता चला आपके 4 ही 5 क्वेश्चन सही होंगे, बाकी छूट जाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंसाइट करने की उस पर कोशिश करेंगे। तो दिस टॉपिक डील्स विद दीज 3 वर्ड्स विच आर लाइक क्लब्ड टुगेदर। एनर्जी आपको देखने में लग रहा है सब इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इंटर रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, लेकिन इसको 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। जैसे पहला एनर्जी हो गया, फिर इसके बाद निकलता है फ्यूल्स, और तीसरा निकलता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो हाईली डायनेमिक इन नेचर होता है। इसमें मैग्लेविक ट्रेन भी आती है, आपकी हाइपर लूप भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह भी आते हैं, साथ ही में बैटरीज वगैरह भी सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। एनर्जी आपका बहुत बेसिक है, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे वर्ड हैं जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एनर्जी का मतलब क्या है, एक ऊर्जा का प्रयोग आप क्यों करते हैं? ऊर्जा को, एनर्जी को आप डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते हैं, इट इज यूज्ड लाइक अ सोर्स टू जनरेट समथिंग, ठीक है, टू जनरेट काइंड ऑफ अ मोबिलिटी, मूवमेंट करने के लिए, या हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप एनर्जी को मतलब वो करते हैं, लाइक फैसिलिटेट करते हैं। मतलब एनर्जी एक मीडियम बन जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन एनर्जी बना के करोगे कि आपको डायरेक्ट करंट तो लेना नहीं है कि आप काम करने लगोगे, तो आपको कुछ चीज़ों में एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। तो सेग्रीगेशन जो आती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी आप डिराइव कर रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो, उसी बेसिस पे मेजर सेग्रीगेशन एक की जाती है। अब सेग्रीगेशन के मॉडल क्या हो सकते हैं? 2 मॉडल हैं। पहले हम यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूँगा कि अगर मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी के स्रोत, तो अगर आपसे कहूं कि मनुष्य ने जब उसकी सभ्यता शुरू हुई थी तो सबसे पहले ऊर्जा का कौन सा स्रोत निकाला था, तो आपको पता ही 2 स्टोन क्रैक किए, उसमें से फायर जनरेट हुई, और उस फायर का यूज या तो वो कुकिंग के लिए करता था या प्रोटेक्शन फ्रॉम दी वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए करता था। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, जो हमने पहले सेक्शन में ले लिया था। अब जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे इवॉल्व करता है तो उसको मोबिलिटी की जरूरत पड़ती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने लगता है। जैसे हमने देखा था पहले वो मैकेनिकल फोर्स का यूज करता था, लाइक जब उसने व्हील बनाया तो मोबिलिटी के लिए उसने पहले तो खुद धक्का देना शुरू किया, फिर उसे रियलाइज हुआ नहीं और भी जानवर वगैरह अवेलेबल हैं जिनके अंदर हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती, तो उसने फिर घोड़ों को या फिर बुलक्स कह लीजिए, कुछ भी कोई भी जानवर था वो आगे लगा दिया। फिर उसको रियलाइज, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, स्टीम इंजन का इवोल्यूशन होता है, तो वो रियलाइज करता है कि जो एनिमल्स हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब देखिए तब ह्यूमन राइट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, पेटा वगैरह नहीं बना था कि जब आप किसी मतलब मूवमेंट के लिए या अपने किसी पर्पज़ के लिए आप किसी एनिमल का प्रयोग करते हो तो एनिमल के राइट वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन एक कॉमन सेंस था कि जैसे ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है, वैसे एनिमल की भी कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड है। अगर आप इमेजिन कर लीजिए आपको 20-25 किलोमीटर जाना है और आप तांगा गाड़ी या घोड़े गाड़ी पे जा रहे हो, आप उसको दबा के चाबुक मारे पड़े हो, ठीक है, वो बेचारा जानवर भी परेशान हो रहा है, साथ साथ में उसका खाना पीना भी आपको देखना है ना, उसको भी आपको एनर्जी वगैरह सप्लाई करनी है, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो ह्यूमंस ने रियलाइज़ किया कि व्हाई नॉट टू लाइक substitute this particular mechanical force that we are using in form of the animal labor by some mechanical model। तो उसने मशीन्स बनानी शुरू की, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आपको पता है भाई स्टीम इंजन वगैरह बनने शुरू हुए। अब यहाँ पे एक नुकसान क्या था, क्योंकि जब हमने इनिशियल स्टीम इंजन बनाए तो आपको पता है उसमें वो कोल पे काम करते थे, कोल का हम यूज़ करते थे, हमने करना तो शुरू कर दिया, कोल अबंडेंट क्वांटिटी में भी था, फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोल जलाने की वजह से क्या होता है, स्टीम तो जनरेट होती है, हमारा वेकुलर मूवमेंट हो रहा है, और भी चीज़ें हो रही, लाइट वेट भी बननी शुरू हो गई थी, दैट काइंड ऑफ द थिंग। लेकिन जब कोल जलता है तो इट इज़ एमिटिंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेट्स से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल सकती है, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। फिर अगर आप उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह का यूज़ करना शुरू करते हैं, मतलब कोल के बाद में जब और एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें भी आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स बर्न हो रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स भी निकलेंगे, कार्बन रिलेटेड भी निकलेंगे, मीथेन वगैरह में बहुत सारी गैसें निकल सकती हैं। तो उसने ये रियलाइज़ किया कि यार हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कर रहे हैं एक तरफ, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। इसकी वजह से हो
होगा कि आने वाले समय में हमारा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण जो है इतना पोल्यूट हो जाएगा कि उसमें हमको सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो व्हाई नॉट टू स्विच ऑन सम काइंड ऑफ द क्लीनर मॉडल्स। क्लीनर का मतलब यहाँ पे क्लीनर एनर्जी मॉडल्स का मतलब ये होता है कि क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे स्रोतों का हम प्रयोग करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन या जनरेशन के लिए जिसमें से पॉल्यूटेंट मिनिमम दर्जे का निकले, कम से कम निकले। तो इसी बेसिस पे सोर्स ऑफ एनर्जी की सेग्रीगेशन होती है। तो पहली सेग्रीगेशन होती है आपकी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि मैंने कहा नहीं दो तरह की सेग्रीगेशन होती है, एक आपने पढ़ी हुई कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल और दूसरी होती है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। बहुत बेसिक है, क्योंकि मैं पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कि आर ऑल कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी रिगार्डेड एज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या दोनों सिनोनिमस में यूज होते हैं? नहीं, सिनोनिमिटी में नहीं यूज हो सकते हैं। थोड़ी पैरेललिटी है, थोड़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है दोनों वर्ड। तो थोड़ा सा यहाँ इनको देख लीजिए, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में अंतर क्या होता है पहले तो। कन्वेंशनल को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है, जो परंपरा स्वरूप चले आ रहे हैं, मतलब पारंपरिक रूप से मनुष्य जो है ऊर्जा के उन स्रोतों का प्रयोग कर रहा है। पारंपरिक का मतलब क्या हो सकता है, आपने देखा होगा, अब यहीं पे आ जाइए, देखिए आजकल आज में देखा होगा बायोगैस का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, लोग मतलब बायो प्लांट्स लगा रहे हैं, उसमें से मीथेन जनरेट करते हैं, लेकिन पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सीधे कंडों का प्रयोग करते थे। जो एनिमल काउडंग होता था, जो रेडली अवेलेबल होता था स्पेशली रूरल एरियाज में, और जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी वहाँ पे जानवर भी होते थे, उनका गोबर भी निकलता था, उसको सुखा के वो लोग उपले बना लेते थे, और उसको वो लोग डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज़ करते थे, कंडे जलाने में यूज़ करते, उस पर खाना वाना बनता था। तब एलपीजी वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आपको पता है सिलेंडर्स वगैरह नहीं आए थे, ठीक है। तो एक तो फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग के रूप में यूज़ करते थे ज़्यादातर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, मतलब कंडों का, ठीक है, काउडंग का। अब उसको जला के बर्न करके, उसमें भी आपको पता है फेफड़ों की बीमारी होती है, सबको धुआं वगैरह आता है। अब अगर मैं वही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को मोबिलिटी के सेक्टर में ले जाऊं, ट्रांसपोर्ट में, तो क्या आएगा, कोल आएगा। यानी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो मेजर सोर्सेज आते थे, एक आपका था काउडंग की, एक जो कि डोमेस्टिक फ्यूलिंग के लिए यूज होता था, मतलब घर पे खाना वाना बनाने के लिए, और दूसरा अगर मोबिलिटी का उसमें बात करें तो हम कोल की बात करेंगे। इनिशियली जब आपके थर्मल पावर प्लांट लगे थे जो कि कोल बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो भी कोयले पे ही डिपेंडेंट थे, इसीलिए काऊ डंग और कोल इनको कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में गिना जाएगा, ठीक है, जो पारंपरिक रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा आपको लगता है और कोई ऐसी चीज थी? वुड को आप गिन सकते हैं इसमें, क्योंकि वुड से ही आपको पता है कोल या चारकोल भी आगे चल के निकलते हैं। जब लकड़ी को जला देते हैं आधा अधूरा सा, काले काले से पीस होते हैं, फिर उसको फर्दर हम जला सकते हैं अंगीठी के रूप में। आपने देखा ना, अंगीठी का प्रयोग ठंडियों में बहुत करते हैं, हाथ वहाँ सेकने के लिए, मूंगफली भूनने के लिए, बैगन भूनने के लिए, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। उसी कोयला का प्रयोग और भी फॉर्म में होता है, लेकिन अगर कोयला तो हाईली रिफाइंड हो जाता है ना वुड से, उसके बाद प्रयोग करते हैं। अगर हम वुड की बात करें, लकड़ियों की बात करें, तो लकड़ियों का भी प्रयोग होता था। कैसे होता था आपको पता है, डोमेस्टिक पर्पज में जैसे कंडे जलाते हैं वैसे लकड़ियाँ जलाते थे चूल्हों पर, ठीक है। और भी बहुत सारे सोर्सेज थे, लकड़ी जला के मतलब आग वाग तापना है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो वुड, कोल, चारकोल, काउडंग, ये सब कन्वेंशनल मॉडल में आएंगे आपके। अब क्या आता है, आपकी धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, तकनीकी में प्रगति होती है, फिर आप रियलाइज करते हैं कि पॉल्यूटेंट ज़्यादा निकल रहे थे, तो ऐसे क्लीनर सोर्सेज पे स्विच करते हैं। तो वो क्लीनर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो हम क्या देखते हैं, अपने आसपास हमारे ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत फैले हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सन एक नेचुरल सोर्स है ना, मतलब वो हमसे कोई पैसे तो लेता नहीं, सूरज को आपको कुछ उसमें इनपुट भी नहीं डालना है कि उसमें सूरज में कुछ डालोगे तब वो जलेगा। भाई ट्रेडिशनली उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता ही है सोलर में हीट कैसे जनरेट होती है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। सन पे हीट कैसे जनरेट होती है? न्यूक्लियर फिजन की वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होती है। तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो बता ही देता हूँ, बाकी तो आप जिनको पता है वो डाल ही देंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स, आपको पता है सन पे जो होता है हाइड्रोजन अबेंडेंट क्वांटिटी में पाई जाती है, गैसियस टाइप का स्टार है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो हाइड्रोजन के जब दो एलिमेंट आपके मिलेंगे, मतलब H2 मतलब प्लस H2, तो ये आपका हीलियम जनरेट करेगा, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का आपका 2 हो जाता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम फर्दर फ्यूज करके, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ये एक फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। इसकी वजह से अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर आपकी एनॉर्मस प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी और हीट जनरेट होती है। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में चलती जाती है, मतलब जलती जाती थी। सन का प्राइमरी सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ों से तो हमने रियलाइज किया कि जब सूरज में सनलाइट निकल रही है, धूप पड़ रही है हम पे, और हम उसके पर्पस हमारे क्या थे उस समय, कपड़े सुखाने में प्रयोग करते थे, नहा धो के खड़े हो जाते थे धूप में, कुछ भी सुखाने के लिए, पापड़ सुखाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए। तो ट्रेडिशनली भी हम सनलाइट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन बस इतना ही कर रहे थे कि कोई खाने पीने की चीज़ हमको सुखानी, जैसे पापड़ बनाने, चिप्स बनाने, उसका यूज़ कर रहे थे, कपड़े सुखाने के लिए कर रहे थे, और भी कई चीज़ें होती थी, दैट काइंड ऑफ द थिंग, रिगार्डिंग ड्राई करते थे बेसिकली हम। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, फिर हमने सोचना शुरू किया कि हम सोलर एनर्जी को टैप कर सकते हैं किसी मीडियम से और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया, फिर आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया जिसके चलते उनको नोबेल प्राइज मिला। तो हमने
डिसाइड किया कि एक सोलर पैनल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता ही क्या होता है कि जो सनलाइट होती है उसमें आपको पता ही फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फोटॉन जब होते हैं किसी सॉलिड सरफेस पे पड़ेंगे तो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो प्रॉपर मैकेनिज्म जो आप साइंस में पढ़ते हो। हम बेसिकली टेक मॉडल से डील कर रहे हैं, तो इतना ही अभी लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ सोलर पैनल्स को सेटअप किया। सोलर पैनल वही आपके होते हैं कि एक ऐसे, आपने देखा ही होगा घरों के ऊपर, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, एक बार फोटो सर्च कर लिया सोलर पैनल की, और शायद कहीं ना कहीं लगी हुई होगी। आगे देखेंगे तो सोलर पैनल कुछ यहाँ ये देखिए इस टाइप के होते हैं, मतलब प्लेट्स टाइप की होती हैं। इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म इसमें होते हैं कि ये एक ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो आप देखेंगे ट्रेडिशनली भी सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा था, लेकिन हमने थोड़ा सा एक चेंज कर दिया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि और कोई नेचुरल सोर्स ऐसी हो सकती है, तो हमने देखा हवा बहा करती है, फालतू में बही तो रही है, उसका क्या प्रयोग है, सांस लेने में करते हैं, कपड़े सुखाने में करते हैं, खड़े हो जाते हैं, मंद मंद हवा चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल होता है, आपको पता ही है कि टरबाइन को घुमाना है बस आपको, है ना, आपको टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन क्या होती है, एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। टरबाइन मतलब बड़े बड़े से चक्के टाइप के लगे हैं, किसी रीजन की वजह से उन चक्कों में घुमाई होती है, फिर जो मोटर होती है वो घूमने लगती है, तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो मोटर घूमेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस ये बेसिक सा प्रिंसिपल काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आपको टरबाइन घुमानी, अब चाहे उस पर पानी गिराइए तब वो घुमा दीजिए उन चक्कों को, चाहे तो स्टीम जनरेट करिए जैसे थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती थी या हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होती थी, होती सब में टरबाइन ही घूमती, जब भी बिजली बनेगी टरबाइन तो घूमेगी। बस क्या है, टरबाइन घुमाने के लिए आप मैकेनिज्म क्या यूज़ करो, सोर्स क्या यूज़ करो, ये इस चीज़ को बनाता है रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि पवन चक्की बनानी शुरू की। पवन चक्की में क्या होता था, जैसे सनलाइट बताई थी, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का मॉडल था। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हवा बह रही है। अब मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया है, जैसे आपका उड़ीसा हो सकता है, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है। कोस्टल एरिया में एक जोग्राफिकल फेनोमेना होता है, आपको पता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का, है ना। वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लैंड टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ द ओशनिक टेम्परेचर एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ठीक है। कहीं का टेम्परेचर कम होगा, आपको पता है लैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्माती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, स्पेशली द डेजर्ट, ठीक है। और जो वाटर होता है कंपेरेटिवली, वाटर को आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो पानी जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन बहुत देर तक उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन इफेक्ट होता है। और फिर आपको पता है गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, और वो एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से कोस्टल एरिया में विंड सर्कुलेशन मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। तो अगर यहाँ पवन चक्की लगा दें तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा चलेगी तो वो पंखे घूमने लगेंगे, और जब पंखे घूमेंगे तो आपकी टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो आपकी बिजली बनेगी। तो यानी आपने क्या रियलाइज किया कि सनलाइट हो चाहे विंड हो, इन दो चीज़ों से आप क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई पोल्यूटेंट नहीं निकल रहा, बस टरबाइन ही तो घुमानी थी, कोई हार्मफुल गैस भी नहीं निकल रही है। तो अब ये क्या होगा, इनके लिए हम क्लब करके एक नया वर्ड बोलेंगे। एक तो हम नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं कि ये गैर पारंपरिक तरीके थे, क्योंकि प्राचीन काल से तो हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे थे ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बनेगी तभी कर पाएंगे। यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में जो सेग्रीगेशन होता है, इसके पीछे एक ही बेसिक रीजन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जब तकनीकी आएगी तभी अपग्रेडेशन होगा। सनलाइट पहले से प्रेजेंट थी, हवा पहले से चल रही थी, एक टाइडल एनर्जी होती है, आपको पता है जो ओशनिक टाइड्स वगैरह होती हैं, कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं टरबाइन घुमाने में। उसके लिए हमें तकनीकी चाहिए, सीधी सी बात ये, ठीक है। एक होती जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, आपको पता है कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो कंपेरेटिवली हॉट है, मतलब इट इज इन फॉर्म ऑफ द हॉट मैग्मा एंड ऑल, ठीक है। और जो आपका सरफेस है ये कंपेरेटिवली ठंडा हो गया था, क्योंकि ऊपर पड़ता है तो हवा चलती, पानी बहता है, ठंडा हो गया। और जो इंटीरियर है वो बंद रहा तो वो गर्म है आज भी, लावा मैग्मा की फॉर्म में। अब हुआ क्या कि अर्थ के क्रस्ट पे जगह जगह आपको रप्चर मिलेंगे, ठीक है, प्लेट्स के बीच में गैप होता है, ठीक है, और कई बार क्रस्ट में भी दरारें पड़ जाती, समथिंग लाइक दैट, और अंदर से जो मैग्मा होता है वो फ्यूज होकर निकलने लगता है। तो इस पूरी ज्योग्राफिकल जो फॉर्मेशन होती है इसको पता है वोल्केनो के रूप में आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो वेंट टाइप का होता है, बेसिकली यहाँ से निकलता है। कई बार नॉर्मल फिजर्स भी हो सकते हैं अर्थ क्रस्ट में, वहां से भी निकल सकता है। अब होता क्या है कि अर्थ सरफेस में एक और बड़ी मजेदार चीज पाई जाती है, पानी, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो क्योंकि नीचे लावा है तो नीचे का टेम्परेचर जो अर्थ के नीचे का हो गया वो काफी गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है सरफेस से। तो उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड टैप्ड वाटर है कई बार वो उबलने लगता है, खौलने लगता है, और वो भी बाहर उन्हीं रप्चर से एक स्टीम की फॉर्म में कई बार निकलता है, कई बार एक वाटर फाउंटेन की फॉर्म में निकलने लगता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हॉट स्प्रिंग बोलते हो, गीजर बोलते हो। जैसे कई जगहों पे आपको पता ही होगा, अगर आपने रिलीजियस पिलग्रिमेज किया है तो आपको पता है जो केदारनाथ बद्रीनाथ का रीजन है, केदारनाथ में तो ऐसा कोई हॉट स्प्रिंग नहीं मिलता है, लेकिन बद्रीनाथ जब आप जाएंगे तो वहां पर ऐसे कई हॉट स्प्रिंग आपको मिलेंगे। हिमाचल मतलब सोचिए हिमालयन इकोसिस्टम है, पूरी ठंडी जगह,
बर्फ जमी पड़ी है और अचानक से आपको पता चले कि यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है। जब आप वहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो वहाँ पर एक रिचुअल है बेसिकली कि आप कुछ राइस लेके जाते हैं अक्षत की फॉर्म में, और वो वहाँ पे चढ़ते भी हैं मंदिर में। और उसके अलावा उसको एक मतलब एक रिचुअल है जिसमें एक क्लॉथ लेते हैं, उसमें उन राइस को रखते हैं और हॉट स्प्रिंग में डिप करते हैं, मतलब एक रिलीजियस एंटिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो चावल अपने आप कुक के खिचड़ी की फॉर्म में बन जाता है, लोग उसे प्रसाद रूप में खाते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इमेजिन के लिए कुकिंग हो जाती है वहाँ से। और ऐसे ठंडे प्रदेशों में आपको पता है जब ह्यूमंस रहते थे वहाँ पे, तो उनको सर्वाइव करने के लिए नहाना तो जरूरी होता है, तो वो इन्हीं हॉट स्प्रिंग और गीजर का यूज़ करते थे नहाने के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए। तो ये एक कन्वेंशनल फॉर्म से ये एनर्जी भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे उस एनर्जी की फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बट नाउ वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप क्या कहोगे? जियो थर्मल एनर्जी, मतलब ऐसी थर्मल या हीट एनर्जी जो जियो यानी कि अर्थ के इंटीरियर से निकल के बाहर आ रही है। यानी आपने अब तक कितनी पढ़ी? सोलर एनर्जी हो गई आपकी, विंड एनर्जी हो गई, ये सब नॉन कन्वेंशनल है, पारंपरिक रूप से प्रेजेंट थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इसका यूज या एक्सट्रैक्शन आप नहीं कर पा रहे थे, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, टाइडल हो गई, देन कम्स द जियोथर्मल एनर्जी, देन यही सब जो आती है मोटी मोटी सी। अब मैं अगर एक बात कहूँगा, आपने एक नया वर्ड सुना होगा न्यूक्लियर साइंस। तो न्यूक्लियर साइंस बहुत पहले से तो नहीं था, आपको पता ही है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वगैरह बने, गोल्डस्टीन बने, उसके बाद में इन सब लोगों ने देखा कि जो एटम होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसमें आपको पता है अणु परमाणु वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एटॉमिक स्केल पे कुछ इंटरेक्शन ऐसे हो रहे होते हैं जिसकी वजह से कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप की कोई चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम पे हिट कर रहा है जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो होगा क्या कि इसकी एटॉमिक कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो हो सकता है इसका जो न्यूक्लियस है वो डिफ्यूज कर जाए, टूट जाए, या कई छोटे आपके जो मतलब एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम बना रहे हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, मतलब जब न्यूक्लियर लेवल पे दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो, तो उसकी वजह से हमेशा हीट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल सबसे पहले किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी एक इक्वेशन दी थी, मास एनर्जी कन्वर्जन रिलेशनशिप E इक्वल टू mc²। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, E बराबर mc², इसमें क्या था? ये एनर्जी है, ये मास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो उन्होंने ये कहा कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो न्यूक्लियर मास होता है जब आपस में इंटरेक्ट करता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में होता है। मतलब चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी जरूर निकलेगी। तो ये हमको समवेयर 20वीं सेंचुरी के आसपास पता चलता है। ठीक है, जब पता चलता है तो हम अलग अलग सोर्सेज बनाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं आदमी का दिमाग हमेशा डिस्ट्रक्शन में पहले जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट तो आया था एनर्जी जनरेशन के लिए कि बिजली बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति हो जाएगी। फिर लोगों ने डिसाइड किया जब इतनी फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल ही रही है तो क्यों ना एटम बम बना लेते हैं, क्यों ना हाइड्रोजन बम बना लें। तो दो बेसिक वर्ड आप बार बार सुनते होंगे, एक होता है एटम बम और एक होता है आपका थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर जो न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड है, उससे आप हाइड्रोजन बम बनाते हो। दोनों में बेसिक प्रिंसिपल में अंतर बस याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका एटम बम है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आंसर आएगा न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है जब यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इस टाइप का कोई बड़े न्यूक्लियस का कोई जो एटम होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट वगैरह करते हैं आप, तो ये छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, टूटना हो रहा है न्यूक्लियस का, उसको आप बोलोगे न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब मुझे हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है, पर न्यूक्लियर विघटन बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है टूटना। और जब छोटे न्यूक्लियर पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे होते हैं अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर फिजन से भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की फॉर्म में, जो आपके सन पे पाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी को एक्सट्रैक्ट करके हमने क्या बना दिया? आपका हाइड्रोजन बम बना दिया। तो अंतर समझ में आ गया? अगर पूछा जाए एटॉमिक बम किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे बेस्ड है, फिजन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और अगर हाइड्रोजन बम पे क्वेश्चन आता है तो आपका किससे बेस करता है? न्यूक्लियर फिजन पे करता है। तो ये तो था डिस्ट्रक्शन का, मतलब वॉर वगैरह में यूज होने के लिए। अब डोमेस्टिक पर्पजेस पे हम अगर आएंगे, या मतलब सकारात्मक ऊर्जा की बात करेंगे पॉजिटिव वे में, तो इसका जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने न्यूक्लियर कोई रिएक्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने मतलब ऐसा न्यूक्लियर कोर वगैरह बनाया जहाँ पे इस टाइप की प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियर मैकेनिज्म, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से अनॉर्मस हीट जनरेट हो रही है। मान लीजिए उसके आसपास पानी हम डाल दें, ठीक है, पानी के वाटर पाइप्स वगैरह निकालें, तो इतनी हीट मिलेगी तो पानी ऑब्वियस सी बात है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्टीम में कन्वर्ट होगा फिर आप इसे टरबाइन पे डाल दिए, टरबाइन घूमेगी, बिजली बन जाएगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल किसका होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर का होता है। जब डिटेल में आप साइंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की फंक्शनिंग क्या होती है ना, कि अब नहीं पूछते हैं, बस प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जो न्यूक्लियर एनर्जी भी था ये भी तकनीकी की वजह से आया ना, तो आप इसको किसकी कैटेगरी में डालेंगे? कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल? इसको भी आप नॉन कन्वेंशनल में डालेंगे। तो बस आपको मोटा मोटा बस इतना याद रखना है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो बेसिक डिफरेंस होता है इट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। जिसमें तकनीकी नहीं लग रही है, बहुत बेसिक प्रिंसिपल था, पारंपरिक तरीके से चला रहा था, तो उसको बोलेंगे कन्वेंशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल वे में यूज हो रहे थे। और जहां टेक्नोलॉजी लगने लगती है, चाहे विंड आप पाइप लगाते हो, मतलब
टर्बाइंस वगैरह लगा, वो विंड पाइप वो बोला नहीं था अभी आपको, विंड टर्बाइंस लगा रहे हैं, या फिर आप जियो थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक तरीकों में आएगी। तो ये एक तो आपको अंतर पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक अंतर और देखने की कोशिश करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ही। एक सेग्रीगेशन थी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की, और दूसरी एक होती है आपकी रेन्यूएबल और नॉन क्योंकि सबसे ज्यादा साइंस के क्वेश्चन यही इसी टॉपिक से पूछे गए हैं और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट हो। तो आपको इसमें अंदर तो क्लियर होना चाहिए कन्वेंशनल और रिन्यूएबल वाले डिफरेंस। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नाम से थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा। रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, बार बार आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब ऐसे सोर्सेज जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाले, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिनको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हो। अब इमेजिन कर लिए कोई जानवर है, वो गोबर दे रहा है, कंडा दे रहा है, तो एक लिमिटेड मात्रा में ही देगा, सीधी बात है, कभी ना कभी तो जानवर मर ही जाएगा ना, कभी ना कभी उसका गोबर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली वो क्या हो गया, आपका नॉन रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, गोबर से दोबारा तो जानवर क्रिएट नहीं कर सकते हो, दोबारा जानवर को खिला दो कि दोबारा गोबर निकाल लो, साइक्लिक फॉर्म में नहीं कर सकते आप उसको। सेम वे में जैसे वुड होता है, हमने यही तो देखा था कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में क्या था, वुड था आपका, काउडन था, और तीसरा आपका कोल या समथिंग लाइक दैट आता था, ठीक है। तो कोयला है, इमेजिन कोयला कैसे बनता है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ का जो सेडिमेंट्री बेसिन होता है, सेडिमेंट्री बेसिन आपको पता है जैसे ऊपर क्रस्ट हो गया, सेडिमेंट्री बेसिन नीचे वाला होता है आपका, ठीक है। रॉक्स वगैरह पढ़े हैं ना आपने, तो रॉक्स में पढ़ा होगा आपको 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, देन द थर्ड वन आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक कैसे होते हैं, जो अर्थ के कोर से जो मैग्मा वगैरह अगर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या किसी फिजर इरप्शन की वजह से बाहर निकल आता है, और या तो बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है या बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, सिर्फ ज्योग्राफी में डिटेल में आप पढ़िएगा रॉक्स वगैरह में, रॉक्स एंड सॉल्ट फॉर्मेशन में। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कूलिंग उसको हम कैटेगराइज करते हैं। इग्नियस में भी कई सारी सेग्रीगेशन आती है, लेकिन उसको इग्नियस कहेंगे, ठीक है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ द रॉक्स, ठीक है, जो अर्थ के बिल्कुल ओरिजिन से, और हाईली दे आर प्योरीफाइड, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कोई कंपोजिशन नहीं मिलेगी, मतलब उसका स्टडी करके आप कुछ निकाल ही नहीं सकते हो निष्कर्ष, क्योंकि लावा होता है पिघलता हुआ, बिल्कुल जलता हुआ अंदर, वो सब पिघल के मेल्ट हो गया, एक ही बन चुका है, फ्यूज हो चुका है, तो उसमें रिसर्च भी कर लो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स उसमें से बहुत ज्यादा डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते हो। दूसरे टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं, इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम, इन द ड्यू कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, सॉइल डस्ट ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे कट के गिर गए, ये भी आपको पता है, डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं, इनको डिकम्पोज करके सॉइल बना देते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेजिटेशन हो सकता है, नेचुरल वेजिटेशन हो सकता है, पत्ते वत्ते, आपकी ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, कुछ लोगों में जलाने का रिवाज है, तो कुछ ऐसे सिविलाइजेशन है जिसमें दफनाने का रिवाज है, उसको भी पता है, लकड़ी के ताबूत में बंद करके अंदर डाल देते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। कुछ लोग डायरेक्टली दफन कर देते हैं कफन में लपेट के। एनीवे ये सब होता तो ऑर्गेनिक वेस्ट ही है ना, एट द एंड तो डिकम्पोज होकर सबको सॉइल भी बन जाएगा। तो इस टाइप के जो बायो एक्यूमुलेशन होता है काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है, ये सब चीजें आखिर में डिकम्पोज होकर बायो डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, ये एट द एंड सॉइल बन जाती हैं, और ये इसको आप सबको सेडिमेंट्री रॉक में ही गिनेंगे जिसमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है। तो होता क्या कि कई बार आप देखते हो कि पुरातत्व विभाग वगैरह जब खुदाई करता है तो उसको बहुत सारे ऐसे रॉकी स्ट्रक्चर मिलते हैं, जब जिसका अध्ययन करता है तो उसको पता चलता है इसकी कंपोजिशन में प्लांट ऐसे थे, वेजिटेशन ऐसे थे, कुछ ऐसे हमको फॉसिल रिमेन मिले हैं, मतलब पुराने जमाने में पाए जाने वाले किसी जानवर की प्रजाति, मानव के अवशेष, जिसमें स्केलेटन, बोन तो डिकम्पोज नहीं होता है ना, मसल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, स्किन सबको डिकम्पोज हो सकता है, बोन्स तो नहीं होंगे, बोन्स की फॉर्मेशन आपको पता ही कैल्शियम वगैरह की होती है, ठीक है। तो बोन वगैरह को तो रेडियो डेटिंग वगैरह हम लोग करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस पीरियड को बिलोंग करता है, लेकिन साथ ही साथ में सेडिमेंट्री बेसिन में हमें बहुत ऐसी भी कंपोजिशन मिलती है जिसको हम लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से अगर उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो हमको पता चल जाता है उसमें क्या क्या एलिमेंट थे। यानी सेडिमेंट्री बेसिन में पाई जाने वाले एलिमेंट्स का यूज किस लिए होता है, बेसिकली उस जगह की एजिंग या उस टाइप की डेमोग्राफी वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सेडिमेंट्री बेसिन में मतलब समझ में आ गया आपको कि सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ द अर्थ इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली द फॉसिल्स, बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा हुआ होता है हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में, तो जब इसका हाई लेवल पे डिकम्पोजिशन हो जाता है तो अल्टीमेटली ये क्या बनाता है, ये मिनरल्स क्रिएट करता है। ये या तो कोयला बना देता है, कोयले की फॉर्म में डिकम्पोजिशन जमा हो जाती है, ठीक है, जैसे लकड़ी आधी अधूरी जली बहुत टाइम तक पड़ी रही तो कोयला बन जाएगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग। कई बार इसी कार्बोनिक स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो आपको पता ही है डायमंड बन सकता है, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है ग्रेफाइट, आपकी ग्रेफाइट बन सकती है, और क्या बन सकता है, क्या कोल और पेट्रोलियम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जिसको आप क्रूड ऑयल के नाम से जानते हो। एक वर्ड आपने सुना होगा कई बार, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल
और ऑयल या पेट्रोलियम में कोई अंतर होता है? क्रूड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रॉ फॉर्म में। अब होता क्या है, जितना ये वेजिटेशन वगैरह था सेडिमेंट्री बेसिन में कब से इकट्ठा हो रहा था, सड़ गल रहा था, तो वो ऑयली टाइप का कुछ बन जाता है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते हैं, काला काला सा तेल अजीब सा होता है, और ये हाईली मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत पाया जाता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया वगैरह में, और पोलर रीजन में भी बताते हैं इसके बहुत सारे बेसिन मिले। तो या तो आपको वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलेगा या कुछ गैसियस फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है। और कई बार जब हम ये क्रूड ऑयल की हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, आपने साइंस में एक वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब एक तरह का प्यूरिफिकेशन होता है कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम किसी भी एक सॉल्यूशन को बर्न करें तो होगा क्या कि उसमें जो लाइटर एलिमेंट्स होंगे, मतलब कहने का मतलब है हाईली वोलेटाइल, उनका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो काफी कंपेरेटिवली कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। जिनका कम होगा वो बहुत जल्दी उबलेंगे, तो उनको फ्रैक्शनल एक कॉलम होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम होता है, ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। तो उसमें जिसके वेपर्स पहले उठ गए उनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिनके बाद में उठे धीरे धीरे उनके यहाँ से, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक प्रोसेस होती है। तो क्रूड ऑयल को हम इसमें खौलाते हैं, गरमाते हैं, तो जो अर्ली वेपर्स होते हैं हमें ऊपर से मिल जाते हैं, बाकी जो भारी हाईली डेंस होते हैं नीचे से मिलते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके इस क्रूड ऑयल से हम ऑयल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, और भी कई तरह के जो ऑयल रिलेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं वो निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, अर्थ के सेडिमेंट्री बेसिन से आ रहे हैं, यहीं पे आपको शेल गैस भी मिलती है, ठीक है। आप बताइए इन सारी चीजों को आप रिन्यूएबल में डालोगे कि नॉन रिन्यूएबल में डालोगे? भाई एक जमाने में, किसी जमाने में, मतलब प्राचीन काल में अर्थ के सेडिमेंट्री बेसिन में बहुत सारा वेजिटेटिव डिपोजिशन हो चुका था, उसने आपको बहुत ही मिनरल रिसोर्स रिच बेल्ट दे दी है, ठीक है। उसमें कोयला था, डायमंड थे, ग्रेफाइट था, ऑयल थे, शेल गैस था। अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूं बहुत बड़ा डिपॉजिट रहा होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, जीवन भर तो नहीं चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि जब तक आप रहोगे तब तक वो रहेगा, नीचे अर्थ बनाती जा रही है, इतनी तेजी से उसको डेवलप भी नहीं कर पाते हैं, मतलब अर्थ में जो डिकम्पोजर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि आज से 500 साल पहले या 400 साल पहले जितना कोयला या जितने खनिज पदार्थ या जितने भी मिनरल्स या मेटल्स हमारे कोर में पाए जाते थे, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ओर्स। आपको पता है जो मेटल्स वगैरह होते हैं ये फ्री नेचर में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते नेचर में, ये ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है आयरन के ओर क्या होते हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। फिर आप बाकी आपने साइंस में पढ़े होंगे, जनरल साइंस में, ठीक है, एल्युमिनियम का बायोक्साइड होता है, बाकी किस किस के क्या होते हैं। तो उस ओर को प्योरीफाई करके बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उससे हम बाद में उसको मेटल में रिफाइन कर लेते हैं। एनीवे ये सब आपको कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री बेसिन पे मिलता है। तो सेडिमेंट्री बेसिन हैज अ रिच रिसोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बोथ इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज द मिनरल्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार है सेडिमेंट्री बेसिन पे, ये ध्यान रखिएगा। शेल गैस वगैरह सब आपको यहीं पे मिलेगी, तेल वगैरह सब यहीं मिलेगा, क्रूड ऑयल, तेल, मिनरल डिपॉजिट, एवरीथिंग। लेकिन ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आता है। नॉन रिन्यूएबल में इसलिए आता है आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो डिपॉजिट आपको मिल जाता है जैसे जैसे आप यूज करोगे कभी ना कभी आके ये समाप्त हो जाएगा। तो हमने ये रियलाइज किया कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें ऐसा विकास करना है कि हम आज तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसी पेस या इसी इंटेंसिटी में इन चीजों को यूज कर सकें। तो हमें इन रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिटेड वे में यूज करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि सारा कोयला आज ही खोद डाला, आज ही सब खत्म कर डाला, तो आज से 20-50 साल बाद लोग क्या यूज करेंगे? सारे मिनरल्स हमने आज ही निकाल डाले, फिर सोना चांदी ये सब कहां से आपको मिलेगा? रिसाइकिल ही तो होता रहेगा। मतलब जो मेन नीचे था वो तो सब आपने खत्म ही कर डाला, ठीक है। तो वही चीज एनर्जी के साथ होती है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, व्हीकल्स बनना शुरू, गाड़ियां बनना शुरू हुई, तो देवर बेसिकली फंक्शनिंग ऑन, आपको पता ही है, कोल और पेट्रोलियम पे काम कर रही थी वो, सॉरी पेट्रोलियम और आपके जो बाकी डेरिवेटिव्स डीजल वगैरह इस पे चलती थी। अब क्योंकि मोबिलिटी की जरूरत ज्यादा पड़ी, इंडस्ट्री चल रही थी, फैक्ट्री चल रही थी, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, चाहे आपके आपको पता ही है वाटर कैरियर चल रहे हो, शिप्स वगैरह चल रहे हो, चाहे आपके एरोप्लेन चल रहे हो, किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके ऑयल रिसोर्सेज ही यूज कर रहे थे चलने के लिए। तो हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा कि भैया आने वाले टाइम पे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाए फिर आप सोचना शुरू करो, उससे पहले से तैयारी बैकअप बना के रखो कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जिससे हम कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आइडेंटिफाई या स्पॉट कर लें जो हमें फ्रीली अवेलेबल हो, प्रकृति ने हमें फ्री रूप से दे रखे हैं, और ये चलते रहेंगे जब तक पृथ्वी रहेगी, ठीक है। जैसे हवा है, आपको पता है जब तक पृथ्वी घूमेगी कोरोलिस फोर्स वगैरह जनरेट होगा, तब तक एयर सर्कुलेशन होगा, प्लैनेटरी विंड्स वगैरह जनरेट होंगी, तो हवा तो चलती रहेगी तब तक, अनलेस और अनटिल आप उसको बिल्कुल डिसाइड कर लें उसको हम पॉल्यूट ही ना कर दें। हवा चलेगी, पॉइजनस हो सकती है, लेकिन हवा हमेशा चलेगी जब तक पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जब तक हमारा सूरज जल रहा है, जब तक डिम नहीं हो रहा है, जब तक खत्म नहीं हो पा रहा है, जब तक सूरज आपका जल रहा है, तब तक आपको सोलर एनर्जी अबंडेंट क्वांटिटी में मिलती रहेगी। तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं कि रिन्यूएबल में क्या क्या आएगा, तो एक तो आपको क्लियर हो गया, सोलर एनर्जी आएगी ही आएगी। सूरज जब तक जल रहा है, जितने बिलियन ईयर्स तक जल रहा है, तब तक आपको एनर्जी देता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट विंड है, ठीक है, विंड आपको तब तक एनर्जी देती रहेगी, बस आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको। हवा चलेगी तो एक्सट्रैक्ट कर लो, जहरीली भी हवा हो तब भी टरबाइन तो घुमाई देगी ना, ठीक है।
और इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, जब तक पृथ्वी का इंटीरियर गर्म है, वो मैग्मा या लावा उसके अंदर है, तब तक वो कहीं ना कहीं गर्मी आपको देता रहेगा, हीट आपको मिलती रहेगी, आपको बस उसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब तक आपके अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट घूम रही है, मून नेचुरल सैटेलाइट जो है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशन जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से जो ओशनिक वाटर्स होते हैं इसमें टाइड्स जनरेट हो रही हैं, कोई भी किसी तरह की सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है अर्थ के इंटीरियर में, ओशनिक प्लेट्स में, तब तक आपको पता है टाइड्स जनरेट होती रहेंगी और आपको टाइडल एनर्जी मिलती रहेगी। यानी जो टाइडल एनर्जी है ये भी आपकी रिन्यूएबल हो गई। तो आपको पता चल गया कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में अंतर क्या होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप स्पॉट कर सकते हैं। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू गिव यू इनसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से पीसीएस में बहुत क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी ने बहुत डिटेल में पूछा है क्योंकि बहुत बेसिक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो बस एक बार नजर मान लीजिए आप, ये एक स्लाइड टाइप की प्रिपेयर की थी कि किसको आप नॉन रिन्यूएबल में रखोगे, किसको आप रिन्यूएबल में रखोगे। जैसे पता है ऑयल है, खत्म हो जाएगा, कोल है, खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर यही चीज है। जो न्यूक्लियर एनर्जी थी इसको हमने नॉन कन्वेंशनल में रखा था, याद आया आपको, पर गैर पारंपरिक में, लेकिन स्टिल इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी ये भी कभी ना कभी आपके जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये भी खत्म हो जाएंगे, तो इसको आप नॉन रिन्यूएबल में। कोल, ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए याद रखिएगा। और जो नेचुरल गैस वगैरह है, ठीक है, एलपीजी है, शेल गैस है, ये भी सब नेचुरल गैस में आती है आपकी, ये सब कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, तो नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में क्या है, विंड है, हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर मतलब पता है आपको? अच्छा, हाइड्रो पावर को कन्वेंशनल में रखोगे कि नॉन कन्वेंशनल में रखोगे, देख लीजिएगा। हाइड्रो पावर आपको पता ही है, जब वाटर की मूवमेंट होती है तो अगर आपने डैम बना दी, जैसे रिवर एक तो नॉर्मल तरीके से बह रही है, ठीक है, अब वो कभी तेज बह रही होगी, कभी धीरे बह रही होगी, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए आप एक डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे रिवर का नेचुरल सोर्स था, ऐसे से बह रहा था, आपने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, ठीक है, एक आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट कर दिया, बड़ी सी दीवार लगा दी, दैट काइंड ऑफ द थिंग, तो पानी क्या होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, बहुत बड़ा सा पॉन्ड या लेक बन जाएगा, जिसको आप वाटर रिजर्वायर कह सकते हो। अब होगा क्या कि लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे आपने कभी देखा नहीं कि झिल्ली में बहुत सारा पानी भर लो, फिर उसमें छेद बना लो, तो कितनी इंटेंसिटी से टर्बुलेंट उसके साथ में इफेक्ट के साथ में पानी बहना शुरू करता है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन मोशन में, ठीक है। फिर वहां पे अगर आप टरबाइन घुमाना चाहोगे तो आसान हो जाएगी, क्योंकि वाटर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वही नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बिल्कुल फैल के बह रहा था, एक आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन कर दिया और छोटे छोटे से गेट्स लगा दिए, और जरूरत के हिसाब से आप उसको खोलते हो, वहां पे आपने क्या लगा रखा है, टरबाइंस लगा रखी है, जिससे घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इस मॉडल को आप कहेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। तो ये आपका किसमें आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, क्योंकि जब तक ग्लेशियर हैं, ठीक है, कायदे में तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसको नॉन रिन्यूएबल में क्यों रखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी पानी भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं जब तक ग्लेशियर्स हैं तब तक नदियां बह रही हैं, इसीलिए हमने इसको रिन्यूएबल में डाला है। तो हाइड्रो पावर को भी हम रिन्यूएबल में इसलिए रिगार्ड कर लेते हैं। सनलाइट आपको बता ही दिया, जियोथर्मल बता ही दिया, बायोमास ये नहीं बताया। अब बताइए बायोमास क्या होता है, थोड़ा सोचिए, इसमें दो वर्ड आते हैं, एक होता है बायो और एक होता है मास। बायोमास का मतलब होता है, इसको रिलेट हमेशा हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, ऑर्गेनिक मटेरियल से। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड आते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी कोई भी ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना हुआ है तो आप उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे या ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। जैसे आपकी बॉडी होती है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मिश्रण से हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, तो जब आप मर जाओगे, आपकी बॉडी डिके हो जाएगी, तो हाइड्रोकार्बन को जनरेट करेगी, एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होगा। काउडंग होता है, या कोई भी जानवर होता है, कोई भी ऐसा वेजिटेटिव वेस्ट होता है, जैसे वो आपने धान उगाया, आपने कोई भी फसल उगाई, तो उसका जो रॉ मैटर वगैरह होता है उसको भी अगर आप प्रॉपर वे में डिकम्पोज करोगे तो ये भी ऑर्गेनिक मैटर को ही बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ऑर्गेनिक मैटर को बनाते हैं, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में, क्युमुलेटिव फॉर्म में बायोमास कहते हैं। बायोमास में मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो आप इसको किस में गिनोगे, रिन्यूएबल में जाएगा कि नॉन रिन्यूएबल में जाएगा? देखिए, जब तक पृथ्वी पे कोई भी लिविंग क्रिएचर जिंदा है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो पेड़ वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, तब तक वो मरते रहेंगे, तब तक वो डिके होते रहेंगे, तब तक वो डिकम्पोज होते रहेंगे, और तब तक ऑर्गेनिक मैटर बनता रहेगा। यानी एक साइक्लिक फॉर्म में, जब तक जीवन है तब तक मृत्यु है, सीधी सी बात है। जब जीवन ही खत्म हो जाएगा तो प्लेनेट खत्म ही हो जाएगा। पहले पृथ्वी खत्म होगी, पहले आदमी खत्म होगा। ये एक वही क्वेश्चन है जैसे कि पहले अंडा या मुर्गी आई, ठीक है। एनीवे, हो सकता है हमारी वजह से पृथ्वी खत्म हो जाए, या हो सकता है पृथ्वी पर आए किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हम खत्म हो जाएं। जैसे आपको पता है कई बार हुआ है कि बाढ़ आई है जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई तो एक सिविलाइजेशन खत्म हो गया, कभी मेटेराइट इंपैक्ट हुआ तो कोई स्पीसीज खत्म हो गई। तो ये होते हैं अर्थ के ऊपर टारगेट, और कई बार हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से पृथ्वी या कोई ग्रह खतरे में आ सकता है। अगर आपने एवेंजर्स की सीरीज फॉलो की होगी तो आपको पता ही है कि थैनोस वाज ऑलवेज राइट, कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही मैल्थेनियस थ्योरी को फॉलो करता हुआ बढ़ता है, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा शुरू कर देता है, ओवर कंजप्शन करता है, तो उस प्लेनेट के सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो सिविलाइजेशन खतरे में आ जाता है। तभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा हमारी वजह से पृथ्वी खत्म होगी कि पृथ्वी जैसे हम खत्म होंगे, तो ये एक साइक्लिक क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, मेरे कहने मतलब है जब तक जीवन है तब तक मृत्यु है, मृत्यु है तो आदमी मरेगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होगा, या पेड़ पौधे कटेंगे गिरेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट में होंगे।
तो उसकी वजह से बायोमास बनता रहेगा, यानी इट विल ऑल्सो कम अंडर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इस पर एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रीके क्वेश्चन आते हैं। नाउ कंटिन्यू विद इट, बेसिक्स आपको पता ही चल गए। जो मैंने आपको बताया है बस वो सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, जो बार बार रिप्लेनिश करते रहते हैं, मतलब अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद द ग्रीन एनर्जी। इसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है ग्रीन एनर्जी या क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट दीज टर्म्स कैन बी यूज्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, कि ग्रीन एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है। एनीवे दोनों को सिनोनिमसली आप यूज कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी आर दो सोर्सेज दैट डू नॉट रिलीज पॉल्यूटेंट्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड। एक आपको बस अंतर याद रखना, क्लीन में क्लीन का मतलब ही यही है कि जो पॉल्यूटेंट जनरेशन हो रहा है वो ना के बराबर हो रहा है या बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप ट्रेडिशनल मोडल से एनर्जी जनरेशन करेंगे, कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, कोई भी फ्यूल जलाएंगे, तो या तो कार्बन जनरेट होगा या फिर नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, या कोई भी नाइट्रोजन रिलेटेड कोई भी पॉल्यूटेंट निकल सकता है, सल्फर रिलेटेड भी निकल सकता है। So, not all energy available in such forms is fully clean or green. For instance, like the hydroelectric sources. हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो सोर्सेज होते हैं लाइक द डैम्स एंड द वाटर रिजर्व, दे डैमेज द नेचुरल हैबिटेट। अब यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते थे उनको हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में गिना था, क्योंकि हमारा मानना है कि पानी लगातार जो है बहता रहेगा, एनर्जी आपकी जनरेट हो सकती है, आप टरबाइन क्रिएट कर सकते हैं, टरबाइन की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम डैम्स बनाते हैं, हम ये अब आगे चल के जब एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में देख लेंगे कि उसकी वजह से रिवर इंटरलिंकिंग की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। एनीवे, जब भी हम डैम्स बनाते हैं, वाटर रिजर्वर्स वगैरह बनाते हैं, तो इसकी वजह से एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना होता है जिसको हम सिल्टिंग कहते हैं। जब भी पानी बह रहा होता है तो अपने साथ में बहुत सारा अलुवियल सॉइल या सिल्ट को कैरी करता है। जब उसे आप रोक देंगे तो उसमें बहने वाली जो मतलब साथ साथ में कॉम्पोनेंट है वो धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, उसकी वजह से वाटर लेवल राइज होने लगता है। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि एक तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ दिस मैराइन क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स या मैराइन जो भी जानवर वगैरह उसमें रहते हैं, जीव जंतु उसमें रहते हैं, जानवर नहीं कह सकते हैं, जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन कुछ भी रह सकते हैं, उनकी मोबिलिटी भी हैम्पर होती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होता है उसकी वजह से, ठीक है। बहुत सारी इसमें समस्याएं होती हैं, तो हमको तो फायदा दे रही हैं लेकिन किसी और को नुकसान भी कर रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर, और वही सब चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ये बहुत ही मेंस से रिलेटेड टॉपिक है तो प्री में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ इसको, लेकिन फिर भी आप नजर मार सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। पहली बात, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारी नेसेसिटी बढ़ रही है, और ऑब्वियस बात है ह्यूमन कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हमें एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए, पहले सबके हाथ में फ़ोन नहीं होता था, सबका लैपटॉप नहीं होता था, सबको इतनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपको कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपके घर एक दिन लाइट ना आए तो आपका फोन डाउन हो जाएगा, सारी गतिविधि रुक जाएगी, लैपटॉप बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोग जो डिस्टेंस लर्निंग वगैरह करते हैं वो सब बाधित हो जाएगा। अर्बन एरियाज में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना एक दिन आप लाइट के या कुछ घंटे बिना लाइट के आप गुजार सकते हैं? रूरल एरियाज में तो पॉसिबल है क्योंकि ओपन घर बने होते हैं, यहाँ तो सब कुछ बंद सा होता है, लाइट चलेगी मतलब आपका जीवन पूरा बाधित हो जाएगा। तो आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए तो आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाएंगे कभी ना कभी। तो आप रिन्यूएबल करिए, जैसे कंटिन्यूटी में आपको एनर्जी जनरेट हो रही है वैसे कंटिन्यूटी में आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। वही सब चीज़ें लिखी हैं। Another reason for adoption of the renewable source of energy is to reduce the dependency on the oil-rich countries. एक इसका geopolitical reason भी है। हुआ क्या, आपने जितने भी ग्लोबल वॉर देखे हों कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं, जैसे यूएस है, यूएस ने मान लीजिए अफगानिस्तान, इराक या मिडिल ईस्ट में बार बार इन्वेजन किया, तो वो बोलते हैं हम लोग अमेरिका जो है तेल चोर है, बार बार ये वर्ड यूज करते हैं ना, अमेरिका तेल की चोरी करने आता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कंजप्शन तो उसका बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन उसके पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। बाकी चीज़ों में मिनरल वगैरह डिपॉजिट बहुत अच्छे हैं, शेल गैस भी उसको अभी रिसेंटली मिल गई है, अब उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। लेकिन पहले जब रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं निकले थे और वो नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल पे उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, जैसे तेल पे, तो तेल के लिए उसे किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? उन रीजन्स पे जो कि पॉलिटिकल एंटिटी में आज की डेट में मिडिल ईस्ट में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो रशिया आपको हो गया, जैसे सेंट्रल एशिया, ठीक है, रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट में नहीं आता लेकिन यहाँ पर भी ऑयल वगैरह पेट्रोलियम के बहुत अच्छे रिजर्व हैं। मिडिल ईस्ट रीजन जो है डेजर्ट रीजन है,
जो भी उसके रीजन हो, क्योंकि एक तो ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है, अच्छा कोई भी रीजन अगर ट्रॉपिकल बेल्ट में आएगा देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपको ऑर्गेनिक वेस्ट का डिम्पोजिशन बहुत बहुत अच्छा होगा, तो सेडिमेंट्री बेसिन बहुत रिच रहेगी, तो ऑयल वगैरह आपको बहुत अच्छे से यहाँ मिल जाएगा। तो इसकी वजह से मिडिल ईस्ट पे अमेरिका या कोई भी इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब होगा क्या कि मान के चलिए यहाँ की जो स्टेट है या यहाँ की जो मतलब प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या जो भी गवर्निंग वहाँ पे अथॉरिटी चल रही हो, वो अपने डिक्टम शुरू कर दे कि हम तेल बेचेंगे तो इस रेट पे बेचेंगे, इतना महंगा बेचेंगे, इससे सस्ता नहीं करेंगे, कंसोर्टियम बना लें। आपको पता ही होगा 2-3 कंसोर्टियम चलते हैं, जैसे एक ओपेक चलता है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका हेडक्वार्टर आपके वियना में है। वियना मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये मिडिल ईस्ट बेस, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल रिच कंट्री जो है इधर ही है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर वियना को बना दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, और कुछ हो तो चेक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एनीवे, एक ओपेक हो गया आपका, है ना। एक आपने सुना होगा जीसीसी, ठीक है, गल्फ काउंसिल ऑफ कॉपरेशन एंड ऑल, तो ये भी आपको पता है, ये सऊदी अरेबिया के आसपास के जो 7-8 कंट्रीज इन्होंने मिलकर बना रखा है। तो ये जब कंसोर्टियम्स बने हैं, ये बेसिकली ऑयल कंसोर्टियम्स हैं, और ये आपका 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद ये बेसिकली बनने लगे थे। इन्होंने अपने डिक्टम शुरू कर दिए कि हम तेल बेचेंगे तो इससे बेचेंगे, जो देश हमसे अच्छे संबंध रखेगा, जैसे हमने एलाई शोरिंग वगैरह देखा था, है ना, उस दिन फॉरेन पॉलिसी में, तो जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं उनको तो हम अच्छे रेट पे तेल बेचेंगे, और जिनसे हमारी फंस गई है भाई हम तेल क्यों देंगे उनको। अब इमेजिन कर लिए कि यूएस एक वॉर डिक्लेयर कर दे सेंट्रल एशिया में, अभी रेड सी क्राइसिस वगैरह चल ही रहा है, इसको हम एक सेपरेट उसमें डिस्कस करेंगे, सेपरेट लेक्चर में, ठीक है। तो रेड सी क्राइसिस का मतलब है रेड सी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे कुछ ज्योग्राफिकल टेंशन चल रही हैं, कुछ वहां पे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही है, जिसके चलते हुए ये एक बैन लगा सकता है कि हम, क्योंकि ऑयल रिच हैं, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो कंट्रीज हमसे फंसा रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हम उनको तेल की सप्लाई रोक दे, वरना हमारी कंडीशन को मानो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज पे या डेवलपिंग कंट्रीज पे जो तेल के लिए इन लोगों पे डिपेंडेंट है, उनके ऊपर ये एक मेंटल ब्लॉकेट लगाते हैं, पॉलिटिकल ब्लॉकेट लगाते हैं, किसी की टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हैं, उनकी सोवरेंटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। जब आप अपने देश की पॉलिसीज किसी और देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग निर्धारित करो तो आपकी सोवरेंटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, अपनी सोवरेंटी को मेंटेन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर को सस्टेन करने के लिए, और साथ ही साथ में किसी और पे जब आप डिपेंडेंट होते हो किसी चीज के लिए, तो ऑब्वियस बात है आपकी सोवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे सोर्सेज को चेक करना है जिसके लिए हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। अब जैसे सन है, सन तो पूरी पृथ्वी पे बराबर होता है, स्पेशली ट्रॉपिकल बेल्ट पे। चलिए मान लीजिए पोलर रीजन में नहीं होता है, टेम्परेट रीजन में उतना सूरज की लाइट अच्छे से नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एंड ऑल, और अर्थ क्योंकि फ्लैट नहीं है, अर्थ आपको ग्लोब है, पता है ना। लेकिन जो ट्रॉपिकल बेल्ट का रीजन है, ITCZ का रीजन है, ट्रॉपिक से भी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ वाला, ठीक है, इसके लिए एक जियोपॉलिटिकल वर्ड यूज किया जाता है। उसके लिए आप बता सकते हैं, सनशाइन कंट्रीज बोलते हैं इनको, एक बार चेक करिएगा, सनशाइन कंट्रीज ही बोलते हैं। इन्होंने कंसोर्टियम भी बना लिया था जब 2015 में फ्रांस में पेरिस में आपकी पेरिस समिट हुई थी, तो वहां पे इंडिया और फ्रांस ने एक इनिशिएटिव लिया है आपका, जिसमें जितने भी 121 सनशाइन कंट्रीज हैं उनको लेके एक वो बनाया जाएगा, जिसके हेडक्वार्टर आपके गुड़गांव में बने। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि तेल और इन सब चीज़ों के लिए हम क्यों डिपेंडेंट है किसी पे, हम रिन्यूएबल पे स्विच करते हैं। हवा तो सबके यहाँ बह रही है, सूरज तो सबके यहाँ है, ओशन का कोस्ट तो है ही, इंडिया में भी 16 स्टेट्स हमारे कोस्टल हैं, तो हम इन एनर्जीज का अगर यूज़ करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। एक तो थोड़ा सा दिमाग से हम रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जब आप कहीं से तेल मंगाते हो या ऐसा क्रूड ऑयल मंगाते हो, कुछ भी मंगाते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं आपको। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कई बार, कि जो रूट्स आप फॉलो कर रहे हो तेल मंगाने के लिए, ठीक है, अब आपको पता है अगर आप अफ्रीका साइड से या नॉर्थ अफ्रीका रीजन से मंगा रहे हो, या फिर आप मिडिल ईस्ट से मंगा रहे हो, कहीं से मंगा रहे हो, तो अरेबियन सी वाला ही रूट पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको स्विस कैनाल को भी यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको रेड सी को भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार ओशन पायरेट्स होते हैं, जैसे सोमालिया वगैरह रीजन है, अफ्रीका का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, आपको पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अफ्रीका, तो यहाँ पर एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है, इथोपिया, एट्रिया, ठीक है, सोमालिया वगैरह, ये सारे कंट्रीज हैं। तो यहाँ ये पायरेसी के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, समुद्री डाकू जिसको आप बोल देते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाज में लूटपाट बहुत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, एक सेफ्टी वगैरह यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को टैकल और चेक करने के लिए भी कई बार हमने कहा यार छोड़ो, हमको करना ही नहीं है तुमसे ट्रेड, ठीक है, इतना लेथन कौन पाले, इतना बॉल कौन पाले, कि पहले तो एक तो खरीदो, उनको पैसा भी दो, फॉरेन करेंसी का भी हमको लॉस हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब जैसे ऑयल गैस पाइपलाइन, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, तापी, IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, या फिर तुर्कमेनिस्तान वाली एक पाइपलाइन तजिकिस्तान वाली थी शायद, ठीक है, TAPI, उसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी, इंडिया था। अब कुछ जियो पॉलिटिकल ऐसे फैक्टर हो जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, अब वहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, अभी हमारे कैसे संबंध है कुछ क्लैरिटी नहीं है, हमारी एम्बेसी वहाँ काम करेगी कि नहीं करेगी, अभी तो खैर शुरू हो गया, लेकिन शुरू में टेंशन चलती है। तो उसके चलते ये सारे पाइपलाइन और सारे प्रोजेक्ट कई बार ठप्प पड़ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए, और इमेजिन कर लीजिए ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, अब वो प्रोजेक्ट पिछले 10-15 साल से वही ठंडे बिस्तर में पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड बैग में चला जाना कोई चीज़, ठीक है।
तो इस टाइप की फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी वी आर स्विचिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज। अब उसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, देख लीजिए। जर्मनी यूजेज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, ये करंट के डेटा है, मतलब पूरी दुनिया में जर्मनी जो है इट हैज स्विच टू द हाईएस्ट कंजप्शन। उसका एक रीजन और भी है, जो जर्मनी देखिए जो छोटे देश होते हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड होती है, रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम होंगी, तो दे कैन इजीली स्विच टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि अभी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज पे जब जाएंगे तो देखेंगे कि रिन्यूएबल के एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा है, बट एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, जैसे डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपको सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको पूरी बिल्डिंग को मतलब सोलर पैनल से ढकना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी लाइट जो होती है बहुत बहुत कम जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जनरेट होती है। अगर आपने विंड टर्बाइन वगैरह लगा दिए मान लीजिए, ठीक है, पहली बात तो सिर्फ कोस्टल एरिया में लगा सकते हो। अब मान लो किसी मौसम में तो हवा बहुत बढ़िया चल रही है, ब्रीजेस वगैरह आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमेशा हवा की मूवमेंट उतनी नहीं होती, तो उस फ्रीक्वेंसी पे लाइट नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर आप लाइट के लिए वही चीज़ है, घर में आपने उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, लाइट नहीं आ रही, फिर आप कर रहे यार न्यूक्लियर एनर्जी से लाइट आ जाती, कहीं से लाइट आ जाती। तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो मतलब बात वही पड़ जाती है कि अगर आप ये कहें कि कंसिस्टेंसी में इन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, हाईली कंसिस्टेंट नहीं होते। लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म होते हैं उसमें कई बार आपको थोड़ा सरदर्द दे देते हैं, ये प्रॉब्लम है इसमें। तो जो लार्ज कंट्रीज है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के लिए इंस्टेंटली स्विच करना बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, यानी वी आर स्विचिंग टू इट, छोटा मोटा हमने शुरू कर दिया है। फिर वही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इट इज सर्टेन दैट द कंट्रीज आर गोइंग टू लुक इनटू मोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट। फिर वही सब इसके बारे में डिटेलिंग है। अब आपको पता ही एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, हीटिंग वगैरह हो सकता है, सब डिटेल्ड है। टाइप्स क्या होते हैं सब बता ही चुका हूँ, सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यही सब डिटेल में बता चुका हूँ। यही फोटो है, सूरज पड़ रहा है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बारे में लिखा है। जब मेंस वगैरह के लेक्चर होंगे तो उसको हम डिटेल में ले लेंगे। जैसे सोलर एनर्जी ये सब आपको बता चुका, सूरज की रोशनी पड़ेगी, सोलर पैनल में हीट जनरेट होगी, फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, फिर आप क्या उसको एरे डिस्कनेक्ट पे ले जाएंगे, इन्वर्टर पे ले जाएंगे, एसी ब्रेकडाउन बॉक्स, इलेक्ट्रिक मीटर पे और पावर ग्रिड पे ले जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। इस बार के बजट में इन्होंने कहा भी है कि कुछ सब्सिडी वगैरह देंगे, तो सोलर एनर्जी वगैरह से रिलेटेड टर्म्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक वाइज जो होता है आपका सिलिकॉन वगैरह से बना होता है, कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन बी कमर्शियली माउंटेड ऑन द रूफटॉप्स नोन एज द कम्युनिटी प्रोजेक्ट, पावर एंड डायरेक्ट नेबरहुड। सोलर फार्म्स या प्लांट्स वगैरह भी यूज होते हैं, ये सब टर्म्स थोड़े ध्यान रखिएगा। विंड एनर्जी आपको बता ही चुका हूँ, विंड मिल्स वगैरह से बनती हैं। इसका एक इकोलॉजिकल कंसर्न होता है, याद रखिएगा। जब कोस्टल एरिया में आप विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये बड़े बड़े वो पवन चक्की लगाते हो, इसका इन्वायरमेंटल कंसर्न ये होता है कि कई बार कुछ एवियन स्पीसीज होते हैं, जैसे पशु पक्षी उड़ते हैं वो होते हैं, तो उनको नुकसान होता है, उनकी फ्लाइट बाधित होती है और वो लोग कट जाते हैं। तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस वे में भी कंसर्न दिखाई है। सोलर एनर्जी के एक्सट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप विंड एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करते हो, पवन चक्की देखें ना कितने बड़े बड़े से पंख होते हैं, गुजरात साइड में लगे हुए हैं बहुत सारे प्लांट, तो वहाँ पशु पक्षी तो आपके जो ये है पक्षी तो मूव ही करेंगे ना, तो वो उनके कटने की संभावना रहती है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता ही है लाइट कैसे बनती है, कंसर्न यही है कि जो एक्वा हैबिटेट होता है इसका डिस्ट्रक्शन होता है, सिल्टेशन वगैरह होती है। और डैम्स वगैरह जो है मेजर डैम्स, इसके विरोध में आपको पता है इंडिया में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन हो चुका है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए। एक मेधा पाटकर थी जिन्होंने 1985 के आसपास गवर्नमेंट का एक मेजर प्रोग्राम हुआ था सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट करके, उसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा था। तो मेधा पाटकर ने और कई लोगों ने इसके अगेंस्ट में कंसर्न दिखाया। आपको पता ही है एनवायरमेंट मूवमेंट वगैरह पढ़ोगे तो 2 दिन बहुत मेजर मूवमेंट हुई है, जैसे चिपको वगैरह उत्तराखंड में हुई थी आपकी, सुंदरलाल बहुगुणा के अंडर में, अभी 1-2 साल पहले ही वो एक्सपायर हुए हैं, और उनसे रिलेटेड थोड़े फैक्ट देख लीजिएगा। तो चिपको मूवमेंट में यही होता था, जब लोग पेड़ काटने जाते थे मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट के चलते हुए, तो इनके लोग जो थे चिपको मूवमेंट वाले लोग जाके पेड़ों से चिपक जाते थे। एक अपीको मूवमेंट हुई थी कर्नाटका में, दैट वाज अनदर फॉर्म ऑफ चिपको ओनली, पेड़ों से जाके चिपक जाना कि अगर पेड़ को काटोगे तो हमें भी कटना पड़ेगा, तो ह्यूमन राइट वगैरह का इशू हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो सेम वे में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। ये रिलेटेड किससे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से है, जिसमें जो आपका ये नर्मदा है उस पर कई सारे मेजर डैम्स, देखिए डैम्स 2 तरह के होते हैं, कि तो मेजर डैम, एक होता है माइनर डैम। मेजर डैम होता है मतलब बड़ा डैम, माइनर होते हैं छोटे डैम। तो इन्होंने कहा था हम लोग कुछ नर्मदा के पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जैसे लाइट बन सके, पानी से बिजली नहीं निकाली जाती है, पानी से जो वाटर रिजर्वर बनाते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, उसकी वजह से टरबाइन घूमती है, उससे लाइट बनती है। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि पानी में तार डाल दी उससे लाइट बन जाएगी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न यहीं पे क्रिएट होता है। जब आप वाटर रिजर्वायर कहीं पे बनाते हो तो उसके पीछे का जो पूरा वेजिटेटिव कवर होता है, जो पूरा हैबिटेशन होता है, वो पानी में डूब जाता है। तो एक सबमर्जेंस ऑफ लैंड एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कंसर्न है। ठीक है, ऐसे नेचुरल हैबिटेट पे चलो आदमियों का तो आप रिहेबिलिटेशन कर दोगे, जो लोग रहते हैं उनको कह दो हम तुम्हें कहीं और लैंड दिला दे रहे हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ रहती है, जो जानवर रहते हैं, ठीक है, उस टाइप की जो चीजें होती हैं उन पे भी खतरा आ जाता है। तो एक कंसर्न वहां पे ये भी होता है सबमर्जेंस वाला। और तीसरा एक और बहुत बड़ा कंसर्न होता है, जितना बड़ा डैम होगा अगर वो गलती से भी किसी भी रीजन से टूट गया, क्योंकि ज्यादातर आपको जो मेजर डैम्स इंडिया में भी बने हुए हैं, जैसे एक डैम बहुत न्यूज में रहता है, जैसे भाका नगर लेंगे मैं फॉर एग्जाम्पल,
उसका एक लॉजिकल कंसर्न क्या है कि जहां उसकी लोकेशन है, ठीक है, वो एरिया जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है। वहां कभी भी आपको पता है ये पूरा जो आपका पाकिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर से लेके जो हिमाचल वाली बेल्ट है, चाहे आपका यूपी तक है, दिल्ली तक है, हिमाचल प्रदेश तक है, उत्तराखंड तक है, ये जो हिमालयन इकोसिस्टम है पूरा, ये अर्थक्वेक प्रोन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो ऐसी है। तो आप रोज देखोगे दिल्ली में तो हर दूसरे तीसरे दिन रहता है, आज इतने रिचर पे अर्थक्वेक आ गया, आज उतने पे आ गया, कभी मेजर होते हैं कभी माइनर होते हैं, ठीक है। यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन बहुत, वॉल्केनिक नहीं अर्थक्वेक इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, और वॉल्केनिक तो है नहीं इस रीजन में, ठीक है। चाहे नेपाल हो आपका काठमांडू, वहां से लेकर आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान तक, ये पूरी बेल्ट रिच है। और भाखड़ा नागल जो डैम है इसी पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अब बता दीजिए गलती से भी अगर अर्थक्वेक ज्यादा उसका भाखड़ा नागल के जस्ट नीचे कहीं पे आ गया और वो डैम टूट गया, तो आप यहाँ की एक बार ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी देख लीजिएगा, कितने हाई लेवल पे यहाँ पे नुकसान होगा। पूरा दिल्ली डूब सकता है, पंजाब डूब सकता है, सबमर्जेंस किस लेवल पे होगा। ये क्वेश्चन कब न्यूज में आया था, जब केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे एक डैम पड़ता है मुल्ली पेरियार डैम, ठीक है, जो ब्रिटिश पीरियड में समवेयर 1903 के आसपास बना था। उसको भी रिसेंटली 100 साल, मतलब काफी साल पूरे, मतलब बहुत पुराना वो डैम है, अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट के टाइम का बना हुआ है। एक मुल्ला और एक पेरियर, दो रिवर्स हैं आपकी, कंबाइंड फॉर्म में मुल्ली पेरियर नाम से बहती हैं, तो उस पर वो मुल्ला पेरियर डैम बना हुआ है, ठीक है। वो इतना पुराना डैम हो चुका है कि कोर्ट कह चुकी है, वहां के लोकलाइट्स का कहना है और जो एनवायरमेंटलिस्ट उनका कहना है वो डैम कभी भी टूट सकता है। अब डैम जब भी आता है तो बार बार आप क्वेश्चन देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है किसी डैम पर, वो चल रहा है रिगार्डिंग रेजिंग द हाइट और द एलिवेशन ऑफ इट। तो होता कह रहे थे, मान लीजिए डैम है, ये वाटर रिजर्व पीछे बना है, यहाँ हमने गेट्स लगा रखे हैं, अब ये पूरा एरिया सबमर्ज है, इसे वाटर रिजर्वर आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये होती वाटर की हाइट। तो होता कि आपने कई बार होगा खतरे के निशान के ऊपर पानी का लेवल चला गया, तो बांध से पानी को छोड़ दिया गया, तभी तो बाढ़ आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो डैम शो होते हैं फ्लड को चेक करते हैं कि फ्लड को बढ़ाते हैं, तो याद रखना दोनों ही चीजें करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहां पे रिवर जो है वो बहुत ही डाइसी टाइप की, कभी इधर बहने लगी कभी उधर बहने लगी, कभी उसमें फ्रीक्वेंट पानी का लेवल बढ़ गया, समथिंग लाइक दैट, तो अनप्रेडिक्टेबल रिवर हो जाती है, तो उसको बांधना पड़ता है, जिसको आप बांध कहते हो, ठीक है। लेकिन जब आपने पीछे वाटर रिजर्वर बना दिया, ठीक है, अब होता क्या, कभी बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल हो गई, तो पीछे से अप स्ट्रीम से जितना पानी आ रहा है सब कलेक्ट तो इसी वाटर रिजर्व में होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर लेवल होगा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि आप पानी को जगह रोक रहे हो। तो पहली बात तो इस पर प्रेशर बनता है, कभी भी टूट सकता है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये लोग इसके गेट्स खोल देते हैं, तो टाइम टाइम पे पानी छोड़ा जाता है। आप न्यूज में नहीं पढ़ते हो, उस बांध से पानी छोड़ दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड वगैरह में आप बहुत सारे डैम बने हुए हैं, ठीक है, टहरी डैम करके है, TEHRI, ठीक है। तो जब वहां पे पानी छोड़ा जाता है, तो हम लोग यूपी में जहां से आते हैं, तो वो तराई बेल्ट है, पूरा का पूरा तराई बेल्ट सबमर्ज हो जाता है, ईस्ट यूपी तक, गोरखपुर तक पानी बढ़ जाता है पूरा का पूरा। आप इमेजिन करिए किस लेवल पे वाटर होता है। तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो डैम शॉर्ट आउट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी जब एक्सट्रीम मात्रा में रेनफॉल वगैरह होती है, पानी बढ़ जाता है, तो ये बांध ना टूटे इसके लिए लोगों को गेट्स खोलने पड़ते हैं। तो कई बार फ्लडिंग क्रिएट भी होती है डैम की वजह से, और जितना मेजर डैम होगा उतना ही ज्यादा फ्लड प्रोन होगा, उतना ही ज्यादा फ्लड क्रिएट करने का इसका पोटेंशियल होगा। और नहीं अगर खोलेंगे तो उससे बड़ी समस्या हो सकती है, ये बांध टूट सकता है, और टूटेगा, पानी छोड़ दें तो थोड़े बहुत बाढ़ का पानी भर रहा है, और किस दिन टूट गया तो आसपास के पता नहीं कितने ज्योग्राफिकल एरिया को डुबा के खत्म कर देगा, आप बच भी नहीं पाओगे। एक मूवी बनी थी राज कपूर की, बहुत अच्छी थी, सत्यम शिवम सुंदरम, वो डैम के कॉन्सेप्ट पे बनी थी, और उसमें लास्ट में उस चीज को, उस ग्रूसम चीज को पिक्चराइज भी करने की कोशिश की है, कैप्चर करने की कोशिश की गई है। कभी टाइम मिले वो मूवी देखिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी है, ठीक है। कि उसमें जब डैम टूटता है, शशि कपूर वाज इन दैट मूवी, आई थिंक सत्यम शिवम सुंदरम नाम था उसका। तो उसमें जब वो इंजीनियरिंग होता है भाई, जब वो बांध टूटता है तो उसमें लिटरली दिखाया है कि किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इमेजिन कर लिए मुल्ला पेरियार डैम ही टूट जाए, ठीक है, जिस पर बवाल कट रहा था, तो होता कि एनवायरमेंटलिस्ट बार बार कोर्ट जाते हैं कि भैया ये जो आपने एक लिमिट लगा रखी है, ये जो वाटर लेवल है इस लिमिट तक आप ले जा सकते हो, इसको थोड़ा कम कर दीजिए ऑफिशियल गाइडलाइन में, क्योंकि आपने तो अपने आप से कह दिया नहीं पानी को हम इतना जल स्तर को बढ़ा सकते हैं, इतने पर होगा तभी हम पानी छोड़ेंगे। लेकिन ये जो डैम है इतना पुराना हो चुका है, कुछ कहना 9 ईयर्स पुराना है, उस पर एक मूवी बनी थी 9 नाम से, बहुत पुराना डैम है वो, ठीक है। तो भगवान की दया से बचा हुआ है, कहते नहीं सृष्टि को कोई ना कोई तो अलौकिक शक्ति चला ही रही है। अगर नहीं चला रही होती ना जाने कितने बांध टूटे होते, किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ होता। सब जुगाड़ से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बस वो चल रहा है। मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां शारदा नदी पे एक डैम पर, मतलब एक पुल बना हुआ है। 1903 में ब्रिटिशर ने वो पुल बनवाया था, और उसका एक एश्योर्ड पीरियड दिया था 100 साल, और 2003 में वो ब्रिज जो था उसका मतलब ड्यूरेशन खत्म हो रही थी, ये पुल टूट जाएगा, शारदा ब्रिज करके बोलते हैं उसको, ये पड़ता है आपका दुधवा नेशनल पार्क के पास, ठीक है। 2003 में जब उसका टर्म पूरा हो गया, तब वहां के लोकलाइट्स ने कंप्लेन करनी शुरू की कि देखो ब्रिटिश ने जब बनवाया था तो वहां लिखवा दिया था प्रॉपर कि 100 साल के लिए ही ये पुल है, और अड़िया चल, उस पर ट्रेन भी निकलती थी, उस पर बसेस भी निकलती थी, लोकल भी उसको यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 2003 में जो स्टेट गवर्नमेंट थी तब उसने ध्यान देना शुरू किया, तब उन्होंने उसके पैरेलल एक दूसरा पुल बनवाया, लेकिन वो पुल इतना कमजोर बना है कि डर लगता है अगर उस पर ट्रेन चला देंगे तो वो निकल जाएगी। तो ट्रेन अभी भी पुराने
पुराने ब्रिज को यूज करके चल रही है। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि उन्होंने डाइवर्जन कर दिया नया ब्रिज पे, मतलब उनको अपने कंस्ट्रक्शन पे भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, 1903 का जो बना हुआ वो ब्रिज था शारदा रिवर पे, क्योंकि शारदा में बहुत ज्यादा फ्लडिंग होती है, सिल्टेशन भी बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है, उग्र स्वरूप में बिल्कुल वो नदी बहती है हमेशा, हाईली वायलेंट, ठीक है। तो अगर किसी दिन वो ब्रिज टूट गया, मैं बस यही सोचता हूँ जब भी उस पर निकलता हूँ कि अगर वो टूट गया तो किस लेवल पर डिस्ट्रक्शन करेगा। एनीवे, हमें पता ही है हमारे यहाँ तो आज पुल बनता है कल बह जाती है। अभी बिहार में कहीं पे केस हुआ था, वो उद्घाटन करने पहुंचे, सब कुछ बन गया था, पुल उद्घाटन हो भी नहीं पाया, वो अभी का बना हुआ था, तुरंत वो टूट गया। तो किस लेवल पे जो ठेकेदार होते हैं क्या करते हैं भगवान जाने, ठीक है, बालू का खड़ा कर देते हैं, क्या खड़ा कर देते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी आपको डैम्स के विषय में ध्यान रखनी है कि यहाँ सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वही सब चीजें हाइड्रो एनर्जी में रिलेटेड चीजें हैं, या सब आपको बता ही चुका हूँ, बायोमास वगैरह समथिंग लाइक दैट। तो इट वाज ऑल अबाउट, अच्छा एडवांटेजेस पे देख लेते हैं। वही चीज़ है कि इट इज़ अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स है, जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन, पोल्यूटेंट ना के बराबर निकलेंगे, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, इसीलिए साइक्लिक वे में चलता रहता है, हार्मफुल एमिशन नहीं करता है, क्लीनर सोर्स, क्योंकि बताया क्योंकि कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट नहीं निकल रहा है, तो कंपेरेटिवली वो है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आज ही न्यूज़ में आया है कि गवर्नमेंट जो है स्टील प्रोडक्शन की फील्ड में, ध्यान रखिएगा, स्टील प्रोडक्शन की फील्ड में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने की कोशिश कर रही है। स्टील प्रोडक्शन की वजह से जो फैक्ट्रीज चलती थी उसमें पॉल्यूटेंट एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं वो स्विच करिए टुवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि अभी गवर्नमेंट की जो आज नोटिफिकेशन आई है उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है ना, इसीलिए एक रीजन ये भी था, आज मैंने टॉपिक ले लिया, ये इकोनॉमिकली फीजेबल भी होते हैं ये, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इनको गिना जाता है। लेकिन यही सब चीज़ें इसके डिसएडवांटेज या कंसर्न भी बना सकते हैं। अच्छा, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जब आपको पता ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए मिस्त्री लगेंगे, उसके लिए लेबर लगेंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, इंजीनियर्स लगेंगे, तो जॉब क्रिएशन भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप टेक्नोलॉजी में स्विच करते हैं तो आपको इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे डैम्स वगैरह कब के बने, ब्रिटिश टाइम के बने, सब कुछ चल रहा है, चलने दो, शुरू में जब बने थे उसमें भी पैसा लगा था। लेकिन जब आप रिसेंटली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हैं, आपसे मैं अचानक कह दूं आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड आती है, कहाँ से आप ले रहे हो आपको नहीं पता, कहीं से ग्रिड से आ रही है, हमने तार वार बिछा दी, ले लिया। अब गवर्नमेंट कह देती है कि नहीं आपको सोलर पैनल लगाना है, आपको उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो जब इनिशियल सब्सिडी दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब आप सोलर पैनल्स लगवाओगे, फिर बैटरी सेटअप करोगे, क्योंकि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने को बहुत सारे इसमें तामझाम होते हैं, ठीक है। यानी अपने घर में छोटा मोटा आप एनर्जी जनरेशन कर रहे हो बेसिकली, अगर आपने सोलर एनर्जी पे स्विच किया है, तो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है हमेशा ज्यादा होती हैं। पहली चीज ये, जब भी आप टेक्नोलॉजिकल स्विच करेंगे, है ना। फिर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर, जैसे मैंने आपको बताया था कि सनलाइट है, अब मान लीजिए बरसात का मौसम चला, 4-5 दिन सूरज ही नहीं निकलेगा, तो सोलर पैनल से लाइट कैसे फिर वो क्रिएट होगी, आप समझ सकते हैं। कोस्टल एरियाज हैं, हवा बहुत अच्छी जल्दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन इंटीरियर में आप उसको विंड मिल को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, दैट अनदर थिंग। टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी को आप उसी जगह पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो कि कोस्टल रीजन में आता है, क्योंकि टाइड्स तो कोस्ट पे ही जनरेट होती है ना, और उसके लिए सबसे अच्छी जगह आपकी कौन सी, गल्फ ऑफ खंबत है, या फिर आपका जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, वहाँ पे थोड़ी बहुत टाइड जनरेट हो जाती हैं। वहाँ तो खैर साइक्लोन भी आ जाते हैं, साइक्लोन से भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। एनीवे, इंटीरियर में तो टाइडल एनर्जी को नहीं आप एक्सट्रैक्ट कर सकते। आप कहते हो मैं दिल्ली में रहता हूँ, टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट कर दोगे? यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी होती है, ये वहीं पे जनरेट हो सकती है जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स या नेचुरल गीजर्स आपके प्रेजेंट हों, वहीं पे तो होगी, और बहुत लिमिटेड स्केल पे होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी वो, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स अ लार्ज एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन टू इंश्योर देयर इज एनफ पावर, ठीक है। मैंने कहा नहीं, बहुत मिनिस्कुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, तो उसमें बहुत हमको वो देना पड़ता है, क्या बोलते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें हमें इनपुट बहुत डालना पड़ता है। इवन हाइड्रो पावर एंड बायोमास हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है। यही सब चीज़ें, ये सब आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। अनरिलायबल इसलिए होती है भाई, मौसम बदला तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा मामला। रिन्यूएबल सोर्सेज स्टिल हैव अ कार्बन फुटप्रिंट, आप ये नहीं कह सकते हो कि अल्टीमेटली कोई कार्बन फुटप्रिंट पता है क्या होता है, कि आपका कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्ट हो, मतलब कोई भी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी हो जिसको करने की वजह से कार्बन का जनरेशन हो रहा हो। फुटप्रिंट मतलब समझते हो कदमों या छाप को छोड़ना, जैसे ह्यूमंस किसी भी पहाड़ पे चले गए तो वो अपनी गंदी छाप छोड़ के आएंगे, मतलब वहां पे कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें, मैगी के पत्तल, मैगी खाएंगे। तो आपको पता है ये उत्तराखंड वगैरह में ऋषिकेश में राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, रिवर राफ्टिंग का। अब आपको पता है चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, देवप्रयाग हो, या ऊपर का पूरा रीजन हो, ये रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पानी इतना शानदार बहता है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट वहाँ क्रिएट होता है। तो कुछ लोगों ने कहा, जैसे फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग इसको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए करते हैं कि वहाँ पे बोटिंग कल्चर है, वहाँ पे राफ्टिंग होती है, आपको पता है बोट टाइप की बनाई जाती है, उसमें गाइड बनेगा, 5-6 लोग बैठेंगे, बढ़िया जल लो, टूरिज्म प्रमोट कर, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। अब होता क्या था, लोग राफ्टिंग करते थे, फिर वो उसमें कोल्ड ड्रिंक और दारू बोतलें लेके जा रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए रिलीजियस पिलग्रिमेज जगह है, वहाँ शाम को गंगा आरती हो रही है। आई विटनेस्ड अ गंगा 2015 या 16 की बात है, मैं देखने गया था वहाँ पे। तो यू वोंट बिलीव
like the all the religious saints have they have like accumulated over there, वो लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, गंगा में सफाई, उसमें दूध बहा रहे हैं, हल्दी बहा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और वहीं बगल में झाड़ू बहता हुआ आ रहा है, वहीं पे वहाँ पे रैपर्स बैठे, अंकल चिप्स उसमें बह रहे हैं, वो इसीलिए बह रहे हैं क्योंकि ऊपर राफ्टिंग हो रही है, कैंपिंग हो रही है, रात में कैंपिंग होती है, दिन में राफ्टिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे मैगी की शॉप्स खुली हुई हैं, आप खा पी के कचरा सब नदी में बहा रहे हो। तो इस टाइप की कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है तो वहाँ का जो रिवराइन इकोसिस्टम होता है वो हाईली मात्रा में पोल्यूट होता है, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ ना, मैं कार्बन फुटप्रिंट बता रहा हूँ, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहीं भी होगी, कहीं भी ह्यूमन जाएंगे वहाँ गंदगी जरूर करेंगे, ये फैक्ट है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज दे स्टिल हैव अ कार्बन फुटप्रिंट टू सम एक्सटेंट, व्हाइल द सोलर पैनल्स एंड द विंड टरबाइन्स दे प्रोड्यूस नो कार्बन एमिशन, ठीक है। सोलर एनर्जी और विंड टरबाइन के मूवमेंट से तो कार्बन फुटप्रिंट नहीं जनरेट होते हैं, बट स्टिल उनकी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इंस्टॉलेशन करते हो, तो उस पूरी प्रक्रिया में अब वैक्यूलर मूवमेंट भी होती है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं। आपको सोलर पैनल मंगाने कहीं से, ट्रकों पे लद के आ रहा है, तो कार्बन फुटप्रिंट तो वहाँ भी जनरेट हो रहा है। हमने अमेरिका वगैरह से कहीं से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की कोशिश की, हमने कहा हमारे यहाँ सोलर पैनल नहीं बनना है, या हमको लिथियम बैटरी बनानी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, ठीक है, तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए लिथियम कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, तो आ रहा है तो किस चीज़ पे आ रहा है, वो सोलर लाइट पे ट्रेवल करके थोड़ी ना आएगा, ठीक है। या उसको भी ई व्हीकल बनाने के लिए जो आप लिथियम की बैटरी मंगा रहे हो, उनको भी क्या ई व्हीकल पे मंगाओगे, उसके लिए आपको शिप्स यूज करने पड़ेंगे, बड़े बड़े कंटेनर यूज करने, बड़ा बड़ा वैक्यूलर मूवमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के लिए या फिर इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए जो प्रक्रियाएं कर रहे हो, उसकी वजह से भी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है ना। तो ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली जो है वो चीजें हैं। एनर्जी स्टोरेज इट ऑलवेज रिमेन्स अ चैलेंज। एनर्जी स्टोरेज समझते हो किसे कहते हैं, बैटरी को कहते हैं, ठीक है। बैटरी बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो वाली नहीं बस ऐसे लगा दी ब्लैक बैटरी इन्वर्टर वाली, ठीक है। यहाँ बैटरी स्टोरेज क्या है, जैसे व्हीकल है आपका, आपने कह दिया मैं उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको लिथियम बैटरीज और बहुत सारी बैटरीज होती हैं, सब आपको लगानी पड़ती हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत चैलेंज रहता है। फिर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए उसके लिए, जैसे आज की डेट में आपको पता है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कब से चला आ रहा है, ठीक है, जगह जगह पेट्रोल पंप बने हुए, तो आपकी गाड़ी में कुछ खत्म हो गया, क्या ठीक है, थोड़ी दूर तक गए अपना टहलते, जाके तेल वेल लिया डलवा दिया, या चलते फिरते आपने डलवा लिया। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करेंगे तो आपको पता है जिस तरह से आपके पेट्रोल पंप्स वगैरह बने हैं, तो वैसे भी चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है। पूरा देश कितना बड़ा है, कितने चार्जिंग स्टेशन लगाओगे, ठीक है। और चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, भाई चार्ज करेगा उसके लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाओगे, तो ये सब चैलेंज रहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ तक का जो पूरा टॉपिक है इट कम्स अंडर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के सारे फॉर्म बता दिए। अब सेकंड फॉर्म आता है आपका फ्यूल्स, ठीक है, यानी फ्यूल यानी कि जो आप ऊर्जा संसाधन यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बायोफ्यूल। अब सेकंड टॉपिक इसमें डिस्कशन में यही बायोफ्यूल आता है, इसको हम अपने सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे पॉज देना चाहूँगा ताकि टॉपिक आपका सेपरेट हो जाए। तो वी विल बी स्टार्टिंग अनदर सेक्शन नोन एज द बायोफ्यूल, और आपके एग्जाम के लिए क्यों रेलिवेंट है, और बायोफ्यूल के बारे में कितने टाइप के बायोफ्यूल होते हैं, कितनी जनरेशन वगैरह है, इन सबको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। थैंक यू सो मच।